ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इसराइल समेत पश्चिमी देश और यूरोपीय मुल्क ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमेशा से ही चिंतित रहे हैं और इसे रोकने के लिए वो लगातार तकड़मबाजी भी करते हैं। इसी बीच ईरान के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पश्चिमी देशों पर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, जबकि इसराइल के परमाणु हथियारों के कथित विस्तार पर उनकी चुप्पी की तीखी आलोचना की है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि इसराइल अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र में एक नई इमारत का निर्माण कर रहा है, जिसे जानकार नया रिएक्टर या हथियार निर्माण सुविधा मान रही हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रागची ने कहा, पश्चिमी देशों को इस बात से परेशानी नहीं है कि कोई देश शांतिपूर्ण परमाणु तकनीकी विकसित कर रहा है, बल्कि उनकी चिंता ये है कि तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से कौन सा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एकमात्र परमाणु हथियार भंडार उनके नरसंहारी सहयोगी के हाथों में परमाणु हथियारों के स्पष्ट विस्तार पर पश्चिमी देशों की गहरी चुप्पी है। अरागची ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों की ये चुप्पी परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उन्होंने E3 या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिसमें वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाते हैं लेकिन इसराइल की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। अरागची की टिप्पणी हाल ही में सामने आए उपग्रह चित्रों यानी सैटेलाइट इमेजेस के विश्लेषण के बाद आई है, जिसमें इसराइल के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एक नई इमारत के निर्माण की बात सामने आई है। जानकार मानते हैं कि इमारत एक नया रिएक्टर या परमाणु हथियार निर्माण की सुविधा हो सकती है, जो इसराइल की परमाणु क्षमता को बढ़ाने का संकेत देती है। इसराइल ने कभी भी आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है और न ही उसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु प्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इसराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिससे वो मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। दूसरी ओर ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम यानी 90% के करीब है। हालांकि ईरान ने बार बार दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन या चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इस्राएली हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद इस पूरे क्षेत्र में गुस्सा और बदले की आग भड़क चुकी है। यमन की राजधानी सना से लेकर सादा तक हूती समर्थक जनता सड़कों पर आ चुकी है और यमन की सशस्त्र सेनाओं ने सीधा ऐलान किया, अब जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस्राएल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागने के बाद हूती विद्रोहियों का अगला निशाना समुद्र बन गया, जहां रेड सी के व्यावसायिक जहाजों पर हमले की खबरें आने लगी। ब्रिटिश नौसेना के UK MTO और प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्मों ने इन घटनाओं की पुष्टि कर दी। यमन के हुदैदा तट के पास एक जहाज पर अज्ञात वस्तु गिरने की रिपोर्ट आई। हालांकि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित रहे, लेकिन समंदर की यह हलचल उस बड़े तनाव का संकेत है जो अब सिर्फ ग्राउंड या सीमाई झगड़े तक नहीं सीमित, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्तों तक फैल चुका है। हूती विद्रोही लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं और अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी होने लगा। ये खतरनाक हथियार हवा में फटते हैं, दर्जनों छोटे विस्फोटक फैलाते हैं और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन बमों से इसराइल के डिफेंस सिस्टम को लगातार अलर्ट रहने पर मजबूर किया जा रहा है। हूती लड़ाकों की रणनीति साफ है, हमले जमीन तक नहीं, अब समंदर में भी इसराइल को दबाव में लाया जाएगा। गौरतलब है कि यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब इसराइल पहले से ही गजा में निर्णायक सैन्य कार्रवाई के दौर से गुजर रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और युद्ध को दूसरा साल खत्म होने वाला है। ऐसे में हूती विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियां इसराइल को एक नई चुनौती देने लगी। हूती खुद को फिलिस्तीन समर्थक मानते हैं और उनका कहना है जब तक गाजा पर हमले जारी रहेंगे तब तक उनकी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी।
अभी तक इसराइल की धरती पर सीधे हूती मिसाइल या बम गिरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बता दें कि इन हमलों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि मिसाइल इसराइल की जमीन पर गिरी, लेकिन इसराइल ने इस बात को डिनाई कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि रेड सी में हूती कार्रवाइयों का मकसद वैश्विक व्यापारिक मार्गों को बाधित करना और इसराइल पर रणनीतिक दबाव बनाना है। ऐसे में अगर समुद्र में हमले बढ़े तो इसराइल की चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। हूतियों की कार्रवाई सिर्फ चेतावनी नहीं, ये उस बड़े संघर्ष का संकेत है जिसमें अब सिर्फ गाजा या इसराइल की जमीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्ते भी शामिल हो चुके हैं। हूती नेतृत्व ने फिर साफ कर दिया कि जब तक गाजा में निर्दोषों का खून बहता रहेगा, यमन की धरती से उनकी प्रतिक्रिया जारी रहेगी। इस घटना ने दिखा दिया कि हूती अब क्षेत्रीय राजनीति में सिर्फ बर्बादी का प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिरोध और साहस का भी चेहरा है। हूती लड़ाकों का यह कदम क्षेत्रीय न्याय, अधिकार और फिलिस्तीन के समर्थन की नई गाथा बन रहा है, जिसमें उनका झुकाव शांति और वास्तविक न्याय की तरफ है। ऐसे में आने वाले दिनों में रेड सी और गाजा दोनों मोर्चों पर संघर्ष की और आंच तेज हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि इसराइल हूतियों के साथ किस तरीके से निपटता है या फिर हूती इसराइल पर इसी तरीके से भारी पड़ते रहते हैं। यमन के हूतियों से इसराइल ने सीधी टक्कर के बाद मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भले ही यमन सरकार की कैबिनेट को इसराइल ने सफलतापूर्वक निशाना बना लिया हो, लेकिन उसके बाद हूतियों ने जो कसम खाई वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रही है। इसराइल पर यमनी हमले दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुके हैं। हूतियों की ओर से अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यमन के हूतियों की ओर से दागी मिसाइल किस तरीके से इसराइल में गिरने के बाद तबाही मचाती है और फिर इसराइली राहत बचाव दल वहां पर अभियान चलाते हैं, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूतियों के हर हमले के बाद इसराइली सरकार और सेना की तरफ से यह दावा किया जाता है कि उसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया, लेकिन सवाल तो यह है कि सफलतापूर्वक रोका जाता है तो आखिर यह हमला सफल कैसे हो गया, और अगर हमला सफल नहीं था तो राहत और बचाव दल आखिर वहां पर क्या कर रहा है, और क्या वे मिसाइल खुद इसराइल ने अपने ही एरिया में मार दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसराइल की ओर से हर बार कही जाने वाली बात, सफलतापूर्वक रोके जाने वाली बात कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इसराइली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार को उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया।